नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में, जिसमें आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा उन सभी बड़ी खबरों की जो आपसे हमसे जुड़ी हुई हैं। आज के शो की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री वर्सेस विपक्ष की। पीएम मोदी 2 दिन से गुजरात में हैं। वहां उन्होंने देश भर के सभी विपक्षियों पर निशाना साधा। वोट जिहाद हो या इंदिरा गांधी का मुद्दा, सभी का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। दूसरी खबर जुड़ी है पीएम के भाषणों में दूसरे देशों के जिक्र की। दरअसल प्रियंका गांधी को परेशानी है कि मोदी अपने भाषणों में चीन पाकिस्तान का जिक्र क्यों बार बार करते हैं। हम आज के शो में वो सच बताएंगे कि पीएम पाकिस्तान को आईना क्यों दिखाते हैं। तीसरी खबर है राधिका खेड़ा की, जो अपनी पार्टी से नाराज चल रही हैं। आज छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी पहुंची तो उनको उम्मीद थी कि शायद वो उनका साथ देंगी, लेकिन प्रियंका ने राधिका का साथ नहीं दिया तो राधिका फिर रूठ गईं। चौथी खबर राहुल गांधी से जुड़ी, क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये आपको हम विस्तार से आगे बताएंगे। पांचवी खबर है चुनावी डुबकी वाली। लोकसभा चुनाव के पहले कैसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे और शिप्रा में स्नान किया, क्या है इस बात के चुनावी मायने, आपको आगे बताएंगे। छठवीं खबर है राजनेताओं की चुनावी जंग की। आखिर किस पार्टी के कारण वोटिंग का प्रतिशत गिरा है, इस आरोप प्रत्यारोप पर भी हमारी विशेष खबर आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री पीएम मोदी आज गुजरात में खूब गरजे। आनंद में हुई सभा में उन्होंने आज किसी को नहीं बख्शा। वोट जिहाद का जिक्र कर समाजवादी पार्टी को घेरा तो कांग्रेस को भी एससी एसटी के मसले पर कटघरे में खड़ा किया। उधर प्रियंका भी कोरबा में थी। उन्होंने विरासत को गांधी परिवार की शहादत से जोड़ते हुए अपने परिवार की आदिवासियों से जुड़ाव की बात की। दरअसल तीसरे चरण के चुनाव करीब आते ही मोदी और गांधी परिवार के एक दूसरे पर जुबानी हमले बढ़ गए हैं। देखिए मोदी और प्रियंका बीच की जुबानी जंग पर यह खास रिपोर्ट। भारत माता की। गुजरात के आणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा विपक्षियों को एक के बाद एक जवाब देने वाली रही। पीएम ने एक मंच से विपक्षियों के सारे बयानों के मायने जनता को समझा दिए। उन्होंने ना समाजवादी नेताओं को छोड़ा, ना ही कांग्रेसियों को। उनके हर बयान में जवाब छुपा था। सबसे पहले आपको समाजवादी नेता मारिया आलम खान का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने इन चुनावों में सबसे बड़े शब्द वोट जिहाद की एंट्री करवाई थी। वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मारिया का बयान आपने सुना तो पीएम का इस पर जवाब भी सुनिए। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सब सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। मारिया आलम के जवाब के बाद बारी आई गांधी परिवार की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रियंका अपनी दादी के तारीफों के पुल बांध रही थी तो पीएम कांग्रेस को सच का आईना दिखा रहे थे कि कैसे इंदिरा के अपने कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यहाँ जो कोयले का क्षेत्र है वो उसको आगे इंदिरा जी ने बढ़ाया। उन्होंने जो खदान है उनका राष्ट्रीयकरण कराया ताकि आप सबको रोजगार मिले, यहाँ पे खुशहाली आए और इसी के जरिए लाखों मजदूरों को रोजगार मिला। आज जो देश में राजनीति है वो एक तरह से गरीबों के विरोधी, मजदूरों के विरोधी, श्रमिकों के विरोधी, किसानों के विरोधी राजनीति चल रही है। जो गरीब आंख बंद करके आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे, जो नारा देते थे ना, वो सारे के सारे कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। आजादी के बाद कांग्रेस ने गरीबों को अपना चुनाव का एजेंडा बनाया। हर चुनाव में नेहरू के जमाने से मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस की रिमोट सरकार चलती थी। इस परिवार ने
हर चुनाव के पुराने रिकॉर्ड निकाल लीजिए। प्रियंका ने छत्तीसगढ़ से बीजेपी पर आदिवासी शोषण के आरोप लगाए तो गुजरात से मोदी की गूंज दलित वर्गों के लिए उठी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने एससी और एसटी जातियों के लिए कुछ नहीं किया। आज श्रमिकों को ठेकेदारी द्वारा उनका शोषण हो रहा है। आपको ठेके पे नौकरी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं इस पे कोई रोक नहीं है। मजदूरी कम मिल जाती है, मेहनत करते हैं, आप घर जाते हैं थके हुए, गर्मी में, इतनी गर्मी में, धूल में, खदानों के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो मेहनत करने के बावजूद आपकी कमाई पूरी नहीं होती। कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी उनको भी अंधेरे में रखा, उनके साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने कभी एससी, एसटी की परवाह नहीं की। प्रियंका अपने घोषणा पत्र यानी न्याय पत्र की अच्छाई गिनवा रही थी तो पीएम मोदी गरीबी पर बार बार आ रहे कांग्रेसियों के बयान को जुमला बता रहे थे। हमने जो घोषणा पत्र निकाला है इस चुनाव में, उसका आधार यही है कि जो नेता हैं सब आपके प्रति समर्पित रहें और जो सरकारें रहें वो भी आपके प्रति समर्पित रहें और आपके लिए आपकी सेवा करें। उस पत्र को हमने घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र का नाम दिया। न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय नरेंद्र मोदी जी के 10 सालों की सरकार में आपके साथ हुआ है। किसी बड़े खरबपति के साथ अन्याय नहीं हुआ। वो हर सभा में एक ही मंत्र बोलते थे, गरीब 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 गरीब। यही उनका खेल चलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में पाकिस्तान और कांग्रेस का जिक्र साथ साथ करते हैं। इस बात से प्रियंका गांधी आज कुछ नाराज दिखी। उन्होंने सवाल उठाए कि लोगों की बात करने की जगह मोदी विदेश की बात क्यों करते हैं। लेकिन मोदी पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं वो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। पक्ष और विपक्ष की जुबानी जंग विदेश तक भी पहुंची। प्रियंका ने कहा मोदी देश की नहीं विदेश की बातें करते हैं। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं लेकिन उनकी बात इन मंचों पे नहीं हो रही है। इन मंचों पे जो बात होती है वो बड़े बड़े इवेंट की बात होती है। कोई G20 बोलता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। आपके जीवन में जिन संघर्षों से आप गुजर रहे हैं उनकी बात नहीं होती। ये सही है कि मोदी विदेश की बात करते हैं। गुरुवार को भी उन्होंने पाकिस्तान की बात की। ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि, और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। लेकिन मोदी क्यों विदेश की बात कांग्रेस के साथ जोड़कर करते हैं, उसका कारण भी प्रियंका गांधी को जानना चाहिए। दरअसल प्रियंका के भाई यानी राहुल गांधी जो भारत को लेकर बयानबाजी करते हैं, उस पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हैं। यही नहीं, राहुल ऑन फायर लिखकर बढ़ावा देते हैं। जिस फवाद हुसैन का राहुल को साथ मिल रहा है, ये वही पाकिस्तानी नेता है जो हमारे पुलवामा शहीदों का मजाक संसद में बना रहा था। इसी फवाद हुसैन ने पुलवामा हमले को पाकिस्तान की सफलता के रूप में पेश किया था। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं।
फवाद हुसैन जैसे भारत विरोधी लोगों का साथ लेना राहुल को क्यों अच्छा लगता है? कांग्रेस इस पर क्यों नहीं रिएक्ट करती? जब कांग्रेस पाकिस्तान से मिलने वाले साथ पर कुछ नहीं बोलती, तो पीएम का राहुल पर सवाल उठाना कैसे गलत हो सकता है? पाकिस्तान के पूर्व मंत्री के भारत में हो रहे चर्चा पर उनका रिएक्शन भी सामने आ गया है। आपको सुनवाते हैं। पता था कि मैं इंडियन इलेक्शन को इस तरह से इफेक्ट कर सकता हूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखें, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा की नाराजगी ठंडी नहीं हो रही। आज प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थीं तो राधिका को उम्मीद थी कि वो उनका पक्ष लेंगी, उनसे कोई बात करेंगी, मगर ऐसा होता नहीं दिखा। तो राधिका ने फिर सोशल मीडिया पर अपना दुख और नाराजगी का इजहार ये लिखकर कर दिया कि दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लड़की हूँ, लड़ रही हूँ। वैसे इस मामले में कांग्रेस ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, मगर राधिका को बीजेपी नेताओं की सहानुभूति रोज मिल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका लड़की के साथ क्यों नहीं? क्या आप अपनी शक्ति को पहचानते? क्या कांग्रेस में लड़की अकेली लड़ेगी? 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कांग्रेस का थीम सॉन्ग आप सुन रहे हैं, जो कि कांग्रेस हर चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए सुनाती है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी चुनावों में आरक्षण देने की बात करती हैं, मंचों से कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मगर सच में अब लड़कियों को कांग्रेस में अकेले ही लड़ना होगा। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता जब फूट फूट कर रोईं तो वो अकेली थी। अकेले ही पार्टी में हो रहे अपमान के बाद आवाज उठा रही थी, लेकिन ये सब अकेले कर रही थी। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा का रोने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रही थी कि आज तक मेरी इंसल्ट कभी नहीं हुई, मेरे साथ 40 साल में ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया। राधिका खेड़ा ने इस अपमान के बाद आवाज उठाना बेहतर समझा। उन्होंने लिखा, नारी तू अबला नहीं, क्योंकि उनको लगा कि उनकी पार्टी की लीडर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाली बात करती हैं, इसीलिए उनको अकेला नहीं करेंगी। राधिका ने लिखा था, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। मगर राधिका को क्या पता था कि इस हंगामे के 24 घंटे के बाद प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आएंगी और चुपचाप चली जाएंगी। अपनी ही पार्टी के पुरुष नेताओं से सवाल नहीं करेंगी, एक महिला के साथ हुए अपमान पर आवाज बनकर खड़ी नहीं होंगी। प्रियंका आई और रैली में महिलाओं के बारे में बात। मेरी बहनें आप बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप बहुत गहराई से समझिए कि आज देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, देश में कैसे नेताओं पर आक्रमण हो रहा है, कैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन राधिका के मामले में शांत रही, यानी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की बातें मंच से तो अच्छी लगती हैं प्रियंका को, लेकिन पार्टी के अंदर वो कुछ नहीं बोलती हैं।
राधिका को पता नहीं था कि उनको अकेले ही लड़ना है, लेकिन पार्टी में हुए अपमान के बाद राधिका चुप नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल की चुप्पी पर सवाल उठाए, उन्हें कका कहकर सारी शिकायत की। साथ ही सुशील आनंद शुक्ला पर तंज कसते हुए उनको दुशील लिखा। राधिका ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, दुशील को लेकर कका का मौन एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूँ, लड़ रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कका यानी भूपेश बघेल को सामने आकर बयान देना पड़ा। राधिका खेड़ा के मामले में बीजेपी भी लगातार हमलावर है। इन सब के बीच जो बात निकलकर सामने आई है कि मंचों से महिला सशक्तिकरण की बात करना आसान है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर उतारना राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस नेताओं के बीच इशारे इशारे में कसे जा रहे ऐसे तंज बता रहे हैं कि इस पुरानी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और राधिका जैसी धारदार प्रवक्ता के साथ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं हो रहा, तो वो अपना दर्द एक्स पर बताकर ही संतोष कर रही हैं। उज्जैन की शिप्रा में अब राजनीतिक डुबकियां भी खूब लग रही हैं। राजनीतिक इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले उज्जैन से कांग्रेस के उम्मीदवार ने शिप्रा में डुबकी लगाकर इस पवित्र नदी को प्रदूषित और गंदगी से भरा बताया था। तो आज बारी उज्जैन के विधायक और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की थी। उन्होंने भी शिप्रा में न केवल डुबकी लगाई बल्कि तैरकर बताया कि शिप्रा न केवल पवित्र और शुद्ध है, बल्कि इस बार गर्मियों में नदी में पानी भी बहुत है। उज्जैन में शिप्रा पर हो रही राजनीति पर देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी प्रचार में व्यस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब उज्जैन पहुंचे तो उन्होंने इस तरह शिप्रा में डुबकी लगाकर चुनरी चढ़ाकर चुनाव में जीत की कामना की। और इस आस्था की डुबकी के साथ मुख्यमंत्री ने उन्हें भी करारा जवाब दिया जो कुछ वक्त पहले मां शिप्रा के मैली होने की बात कह रहे थे। मुख्यमंत्री को यहां डुबकी लगाने की, आचमन करने की चुनौती दे रहे थे। दरअसल उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने आरोप लगाए थे कि शिप्रा नदी में नालों का पानी मिल रहा है, जिससे वो मैली हो चुकी है। मामला एक पाइपलाइन फूटने से जुड़ा था। रामघाट क्षेत्र सिंह गेट के पास पाइपलाइन में लीकेज होने से गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा था। खबर लगते ही महेश परमार ने बीजेपी को घेरा और कलेक्टर नीरज सिंह को बीजेपी का एजेंट बताते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत कर दी। आज शिप्रा माह में डुबकी लगाकर हमने संकल्प लिया है कि ये 20 साल से प्रदेश में इनकी सरकार है और देश में भी इनकी सरकार है, नगर निगम में इनके महापौर, सांसद, इनके विधायक, इनके कहाँ है सब लोग ये। जब मां शिप्रा की स्वच्छता पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री ने बिना देर किए शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कांग्रेस को जवाब भी ऐसा दिया कि आरोप लगाने वाले देखते रह गए। देखिए, उज्जैन की पहचान मां शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, मां शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग मां शिप्रा पे प्रश्न करते हैं। साथ शिप्रा की शुद्धता पर उठ रहे सवालों का जवाब डॉक्टर मोहन यादव ने अपने तरीके से तो दिया ही, साथ ही श्रद्धालुओं को आश्वस्त भी कराया कि इस पवित्र नदी के संरक्षण के प्रयास सरकार लगातार करती रहेगी। वैसे भी मुख्यमंत्री अपने को शिप्रा किनारे वाला कहते हैं, इसलिए अब लोगों को इंतजार 2028 में शिप्रा किनारे होने वाले सिंहस्थ का है। तब तक शिप्रा और दिव्य दिखेगी, ऐसा मुख्यमंत्री का दावा है। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मगर 2 चरणों में हुए कम मतदान से लगे झटके से पार्टियां अब उभरने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने आज वोट कम गिरने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। बीजेपी का दावा है कि उनका वोटर तो बाहर आया, मगर कांग्रेस का निराश वोटर घर पर ही बैठा रह गया। बीजेपी के इस दावे के क्या मायने हैं और इस पर कांग्रेस ने कितना गहरा तंज किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। कम वोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार? थर्ड फेज के पहले 3rd डिग्री प्रेशर, ठीकरा फोड़ने वाला प्लान।
पहले और दूसरे फेज की कम वोटिंग चुनाव आयोग से ज्यादा राजनीतिक पार्टी के लिए मुसीबत का सबक बनी हुई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि तीसरे फेज की वोटिंग में कमी ना हो, लेकिन बीजेपी के नेता हैं कि अब कम वोटिंग का ठीकरा कांग्रेस पर डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद बयान दिया कि बीजेपी जीत रही है, क्योंकि बीजेपी का वोटर तो घर के बाहर निकलकर वोट करने गया है, लेकिन कांग्रेस का असली वोटर घर में ही कैद है। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा। वी.डी. शर्मा के बयान के बाद कांग्रेस सवाल कर रही है कि क्या बीजेपी नेता लाइन में लगकर वोटर्स की गिनती कर रहे थे? गिनती कर रहे थे कि वो लाइन में खड़े होकर नहीं निकला तो भी सामने आ जाएगा, और जब वास्तविक धरातल पर बातें सामने आ जाएगी तब ये क्या करेंगे? आंसू पहुंचने के लिए रुमाल भी नहीं मिलेगा इन्हें। दोनों राजनीतिक दल कुछ भी कहें, लेकिन चुनाव विशेषज्ञों का इस मामले में कुछ और ही मानना है। कांग्रेस में से लोग बाग बहुत तादाद में गए तो कांग्रेस में हताशा का भाव आ गया कि अब तो कांग्रेस को जीतना है ही नहीं, भाजपा को जीतना ही है तो क्या वोट डालना। भाजपा में एक ये माहौल बन गया कि भाजपा तो जीत ही रही है, वोट डालें चाहे न डालें। तो ये कई कारण हो सकते हैं वोटिंग न होने के। बाकी मुझे लगता है कि कम वोटिंग के लिए भाजपा को ज़्यादा आत्मावलोकन करना चाहिए, क्योंकि उनके ज़्यादा प्रयास, उनकी ज़्यादा टीम है, उनके पास ज़्यादा नेता हैं। कांग्रेस को दोष कम देना चाहिए, लेकिन कारण कई हो सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 फेज पूरे हो चुके हैं, जबकि 7 मई और 13 मई को बची हुई 17 सीटों पर 2 फेज के चुनाव अभी बाकी हैं। सबसे पहले 2 चरणों में 7 और 9% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चैलेंज है। 2 चरणों में आई मतदान में गिरावट राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का कारण है। कम मतदान जहां जीत हार का अंतर घटा देगा, वहीं बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसलिए वोटरों को बूथ तक लाने के लिए बीजेपी ने फिर कमर कस ली है। मगर कहा जा रहा है कि संघ का साथ नहीं मिलने से इस बार वोटरों का मोबिलाइजेशन में बीजेपी को परेशानी आ रही है, तो संघ को भी अब सक्रिय करने की कोशिशें फिर जारी हैं। अब अमेठी का सस्पेंस खत्म होने को है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल राहुल गांधी अमेठी से चुनाव मैदान में अपनी पुरानी प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी के सामने मैदान में उतरेंगे। राहुल के लिए ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीद लिया गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को मैसेज है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल के अमेठी आने की खबरों से खुश हो रहे हैं। हैरानी इसी बात की है कि राहुल के नामांकन को लेकर आखिर कांग्रेस क्यों इतना सस्पेंस बरत रही है। वैसे स्मृति तो पहले ही कह चुकी हैं कि राहुल वायनाड का चुनाव निपटाकर अमेठी आएंगे। कांग्रेस की इस कलाबाजी पर देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह की ये रिपोर्ट। अमेठी से ऑनलाइन रिश्ता, अपनी अमेठी से इतनी दूरी। गुरुवार को सोशल मीडिया पर पूरे दिन राहुल गांधी ट्रेंड करते रहे। हैशटैग अमेठी और राहुल गांधी अमेठी ट्रेंड कर रहा था। लेकिन क्या अब राहुल का रिश्ता अमेठी से सिर्फ ऑनलाइन रह गया है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेठी से राहुल के ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदने की खबरें हैं, जबकि ये वो सीट है जहां से गांधी परिवार का सालों पुराना रिश्ता है। फिर भी राहुल ने वहां खुद न पहुंचकर ऑनलाइन फॉर्म खरीदना बेहतर समझा। राहुल गांधी अमेठी से शुक्रवार को नामांकन भी भर सकते हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इस बात का अंदाजा सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा के बयान से लगाया जा सकता है। तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, हम तो गांधी परिवार के लिए कर रहे हैं। ये ही नहीं, गांधी परिवार के नामांकन का काम देखने वाले वकील केसी कौशिक पहले रायबरेली और फिर अमेठी पहुंचे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल अपनी फैमिली सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस ने अभी भी पत्ते नहीं खोले हैं। इन दोनों सीटों को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक और स्थानीय नेताओं की माने तो रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीट से
कांग्रेस से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। खबर यह भी आ रही है कि अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से ऑनलाइन पर्चा भी खरीदा गया है, जिस पे राहुल गांधी कल यानी जो नामांकन का आखिरी दिन है उस पर नामांकन भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों सीटों से गांधी परिवार के व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर यूपी की कम से कम इन 2 सीटों का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। तैयारियों को देख जनता को भी लग रहा है कि राहुल अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से अमेठी में एक दीपावली जैसा माहौल है, यहाँ के आम जनमानस भी राहुल गांधी को लेकर बहुत उत्सुक है। निश्चित ही कल के नामांकन में एक आपको अलग लोगों का उत्साह दिखेगा कि अमेठी एक बार फिर से पूरे संसारों में अपन पहचान बनाई जाती है। अमेठी के नाम फिर जगमा रोशन होने वाला है। अमेठी से चुनाव लड़ रही और पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी ने भी लगभग 15 दिन पहले ये बात कही थी। वायनाड में 26 अप्रैल को चुनाव होने के बाद राहुल गांधी सीधे अमेठी आएंगे। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। राहुल गांधी पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन तैयारियां इस बार भी नहीं की। बस अमेठी से ऑनलाइन रिश्ता बनाया हुआ है, जहां वो न कभी जाते हैं और न ही गांधी परिवार का कोई और सदस्य, जबकि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। दरअसल अमेठी में दलित मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। 1967 में अमेठी लोकसभा सीट बनी। अमेठी में एक बार भी सपा बसपा नहीं जीती है। 4 बार राजीव गांधी अमेठी से सांसद रह चुके हैं। 4 बार राहुल गांधी ने अमेठी को जीता है। साल 1977, 1998 और 2019 में कांग्रेस की हार हुई। 2019 लोकसभा में बीजेपी से स्मृति ईरानी जीती। अमेठी की पिक्चर अभी पूरी तरह से कांग्रेस ने क्लियर नहीं की है। वहीं गांधी परिवार की एक और सीट रायबरेली अभी तक फंसी हुई है। यहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट क्लियर नहीं किया है। वहीं बीजेपी ने रायबरेली से योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दे दिया है। वे 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अमेठी तो ठीक है, मगर अभी रायबरेली भी बाकी है। नामांकन के आखिरी दिन रायबरेली से कांग्रेस कैसे उतारेगी, इसकी अटकलबाजियां भी खूब चल रही हैं। प्रियंका के यहां से लड़ने की खबरें पहले आ रही थी, मगर प्रियंका के कल दूसरे दिन दौरे दूसरी जगहों पर लगे हुए हैं। इसलिए प्रियंका नहीं तो कौन, इस सवाल पर कांग्रेस है अब तक मौन। और चलते चलते में बात करते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिनके प्रचार के लिए कल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची थी। तो आज एक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिवपुरी के कोलारस आए। जोशीले सिंधिया ने आज मंच से शिवराज से इशारे इशारे में अपने रिश्तों का इजहार किया। सिंधिया ने बिना कुछ कहे क्या कहा, समझने की कोशिश आप भी करिए। मेरा और इनका रिश्ता और जब भी मैंने आपके लिए कुछ मांगा है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मुंगावली, पिछोर, चंदेरी, बमोरी, गुना के लिए शिवराज सिंह जी ने दिल खोल के दिया। तालियों की गड़गड़ाहट। सिंधिया का जोशीला अंदाज तो आपने देखा। अब बात उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया की। महाआर्यमन सिंधिया का आज एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर तालियां बजा बजा के नाच रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। साथ ही वो आज चंदेरी पहुंचे, जहां बुनकरों के साथ साड़ी बनाने वाले हथकरघे पर भी उन्होंने हाथ आजमाए। उम्मीद है इन फोटो ऑप से नेता भी इन कारीगरों की मुश्किलों को जरूर समझेंगे। अब आइडिया आ गया ना, थोड़ा ना चलेगा।